अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमने इंक्रीमेंटल एक्सरसाइजेस पढ़नी है और लैक्टेट थ्रेशोल्ड पढ़ना है। कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि किस टाइप की एक्सरसाइज में कौन सा जो मेटाबॉलिक पाथवे है, बायोएनर्जेटिक मेटाबॉलिक पाथवे, वो डोमिनेंट होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें हमने शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेस पढ़ी थी, और आज उसकी जो है वो हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंक्रीमेंटल एक्सरसाइजेस। इंक्रीमेंटल एक्सरसाइजेस को ग्रेडेड एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं या हम इसको टेस्ट भी बोलते हैं। ग्रेडेड एक्सरसाइजेस टेस्ट क्योंकि ये जो मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस होते हैं इसको यूज़ करते हैं टू एग्जामिन द पेशेंट फॉर द पॉसिबल हार्ट डिजीज़, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को चेक करने के लिए हम इंक्रीमेंटल एक्सरसाइजेस टेस्ट वगैरह परफॉर्म कराते हैं। अभी बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसको ग्रेड में डिवाइड कर दिया जाता है और हर ग्रेड पिछले ग्रेड से वर्क आउटपुट के हिसाब से बड़ा होता है। यानी अगर पहले आपने वर्क आउटपुट 5 ली है तो नेक्स्ट ग्रेड में 10 होगी एंड नेक्स्ट इज़ 15, इस तरह से ऑनवर्ड चलती रहती है। ये टेस्ट यूजुअली ट्रेडमिल के ऊपर या फिर साइकिल एर्गोमीटर के ऊपर परफॉर्म कराए जाते हैं। इसके अलावा आर्म क्रैंक एर्गोमीटर्स भी यूज़ किए जाते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म कराने के लिए। आर्म क्रैंक एर्गोमीटर उन इंडिविजुअल्स में यूज़ किया जाता है जो इंडिविजुअल्स अपना किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से अपनी लेग्स जो है वो लूज़ कर चुके हुए होते हैं, या फिर वो एथलीट्स जिनकी स्पोर्ट्स आर्म वर्क से रिलेटेड होती हैं जैसे स्विमर्स, तो फिर हम आर्म क्रैंक यूज़ करते हैं इन दो सिनेरियोज में। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमिल या साइकिल एर्गोमीटर पे ही आपकी जो इंक्रीमेंटल एक्सरसाइजेस टेस्ट वगैरह वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। आर्म क्रैंक एर्गोमीटर पर भी ये टेस्ट जो है वो करवाए जा सकते हैं परफॉर्म। द टेस्ट जनरली बिगिंस विद द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग अ ब्रीफली वार्म अप पीरियड फॉलोड बाय इंक्रीज इन द वर्क रेट even 1 to 3 minutes until the subject cannot maintain the desired power output। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वार्म अप होता है। वार्म अप के बाद आपका वर्क रेट शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी आपकी जो ग्रेडेड एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू हो जाती हैं जिसमें आपने हर 1 to 3 मिनट के बाद वर्क रेट जो है वो बढ़ा देना होता है जिससे आपकी आउटपुट बढ़ती है, यानी आपने उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देना है। अनटिल द सब्जेक्ट कैन नॉट मेंटेन द डिज़ायर्ड वर्क आउटपुट, उस टाइम तक आपने बढ़ाते रहना है जब तक डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं परफॉर्म कर सकता। दिस इंक्रीज इन वर्क रेट कैन बी अचीव्ड ऑन द ट्रेडमिल बाय इंक्रीजिंग आइदर द स्पीड ऑफ अ ट्रेडमिल or the increase the incline। वर्क रेट हमने यही कहा था कि आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा था कि हमने जब वर्क को फाइंड आउट करना होगा पावर आउटपुट को, तो हमने जो फोर्स देनी है वो रेजिस्टिव फोर्स देनी है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि स्पीड ऑफ अ ट्रेडमिल को बढ़ा देना है या फिर इंक्लाइन बढ़ा देनी है, जिसके रिज़ल्ट में आपकी जो वर्क आउटपुट होगी वो बढ़ती रहेगी। यानी पहले अगर 100 मीटर पे उसने रन करना था या 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे उसने रन करना था ट्रेडमिल के उसने, तो फिर आपकी जो वर्क आउटपुट होगी स्पीड बढ़ाने के बाद वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से जब ट्रेडमिल का इंक्लाइन बढ़ चुका हुआ होगा तो फिर जो आपकी रेजिस्टिव फोर्स होगी वो बढ़ चुकी हुई होगी और उस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट जब आपकी बॉडी वर्क करेगी तो आपकी पावर आउटपुट बढ़ेगी। इस तरह से पिछले ग्रेड में जो आपका वर्क आउटपुट था वो जो है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस न्यू सेट पॉइंट। ऑन द साइकिल और आर्म एर्गोमीटर the increase in power output is obtained by increasing the resistance against the flywheel।
साइकिल एर्गोमीटर में या आर्म एर्गोमीटर में आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे ऑफ द फ्लाई व्हील। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, अब यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं जिसको हम मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक बोलते हैं या VO2 मैक्स बोलते हैं। ये वो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो ट्रांसपोर्ट कर सकती है, और बॉडी की वो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो एक्सरसाइज के आपकी बॉडी की वो कैपेसिटी है जो मैक्सिमम ऑक्सीजन को यूज़ कर सकती है। दिस इज़ नोन एज VO2 मैक्स, ठीक है। और ये कंसीडर की जाती है एज अ वैलिड मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, के किस टाइप की एक्सरसाइज में कितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज़ की जा रही है। ये आपका जो है ये वैल्यू VO2 मैक्स की वैल्यू कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस की बारे में बताती है। अब हमें नीचे एक डायग्राम दी गई है जो कि हमें बता रहा है कि चेंज इन ऑक्सीजन अपटेक ड्यूरिंग अ टिपिकल वर्क रेट। अब यहाँ पर उन्होंने VO2 मैक्स दी हुई है, ठीक है, VO2 दी हुई है, जबकि ये आपका वर्क रेट बता रहा है। जैसे जैसे वर्क रेट इंक्रीज़ हो रही है आपकी कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आ रहा है कि जब आपकी एक प्लेट्यू आ जाता है, इसके अंदर कांस्टेंट आ जाती है ये कर्व, कि अब ऑल्दो आपका वर्क रेट इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज़ नहीं हो रही। दिस इज़ द VO2 मैक्स, कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी है ऑक्सीजन को यूज़ करने की एक बॉडी की। इसके बाद आप जितना मर्ज़ी वर्क रेट बढ़ाते रहें, VO2 मैक्स नहीं बढ़ेगा। ऑक्सीजन अपटेक इंक्रीजेज सिस्टमेटिकली विद द वर्क रेट अंटिल द VO2 मैक्स इज़ रीच्ड। यही हमने देखा था पिछले डायग्राम के अंदर कि जैसे जैसे वर्क रेट इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे VO2 की जो कंजम्पशन है या ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। When VO2 max is reached, the increase in power output does not result in increase in oxygen uptake. So VO2 max represents a physiological ceiling for the ability of oxygen transport system to deliver the oxygen to contracting muscle. यानी VO2 max अब वो एक पॉइंट है जहाँ पर आपकी फिजियोलॉजिकल सीलिंग हो जाती है, यानी अब इससे ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर एबिलिटी नहीं है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की to the contracting muscles. In the classic presentation of this test, the VO2 levels exhibit a plateau when the subject completes one stage further in the test. ठीक है, कि अब ये जो एक कर्व आ रही थी, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप था बिटवीन द टू ऑफ द वेरिएबल्स, ये अब के इस पॉइंट के बाद, इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद, ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। अब आप 1 डिग्री बढ़ा भी दोगे तो फिर VO2 मैक्स नहीं बढ़ेगी। अब ये आपका बता रहा है पॉइंट कि 250 वर्कआउट के ऊपर, वर्क रेट के ऊपर आपकी मैक्सिमम VO2 आ गई है। इससे ज़्यादा जो है ना वो आपकी बॉडी VO2 एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी अब VO2 नहीं बढ़ेगा। इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया गया। ये डैश लाइन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इस प्लेट्यू को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते एट द एंड ऑफ एन इंक्रीमेंटल टेस्ट। दे सिंपली कैन नॉट डू वन मोर स्टेज बियॉन्ड द वन एट विच द हाइएस्ट VO2 वॉज अचीव्ड। अभी हमने ये देखा था कि हमारे पास एक पॉइंट आया था VO2 मैक्स, उसके एक पॉइंट आगे जाने के बाद जो है ना, मतलब हम सिर्फ एक पॉइंट आगे जा सकते थे सब्जेक्ट, इस वजह से हमने इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया था। इसको हमने डैश लाइन से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑल्दो इस हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर जाते हैं लेकिन उसके बाद वो इस पॉइंट तक नहीं आते, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं आते। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका ये आखिरी पॉइंट होता है VO2 मैक्स, इससे आगे वो नहीं जा सकते। इस वजह से हम इस लाइन को डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि देयर आर मैनी वेज टू डिमॉन्स्ट्रेट द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड इन VO2 मैक्स।
हम VO2 max को बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आपको टेबल दिया गया बुक के अंदर, आपको पढ़ लें कि किस तरह से डिफरेंट वेज़ हैं टू फाइंड आउट द VO2 max। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं VO2 max को। कौन कौन से हैं? द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम टू डिलीवर द ऑक्सीजन टू कॉन्ट्रैक्टिंग मसल, कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कितनी एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन को डिलीवर करे टू द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल। इसी तरह से मसल्स की कितनी एबिलिटी है कि जो ऑक्सीजन उनके पास अवेलेबल है उसको यूज़ करें और एरोबिकली मेटाबोलाइज हों। ये दो फैक्टर्स हैं जो आपकी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं VO2 max को। अगर तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही अनएबल होंगे टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। इसी तरह से मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि वो आपकी अवेलेबल ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहे एरोबिक मेटाबॉलिज्म में, तो फिर आपका ये फैक्टर जो है वो काउंट इन किया जाएगा जो आपके VO2 max को ऑल्टर कर सकती है। जेनेटिक्स और एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो हैं वो भी आपके VO2 max को ऑल्टर कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो आपकी VO2 max को ऑल्टर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉपिक लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड बेसिकली हमारे पास इसमें हमने ये सब कुछ पढ़ना है कि जो लैक्टेट बनता है वो ब्लड के अंदर किस तरह से जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग लाइट एंड मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज मोस्ट ऑफ द ATP प्रोडक्शन यूज्ड टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम एरोबिक सोर्सेज। ये हम कल के लेक्चर में सारी बात डिस्कस कर रहे हैं कि एरोबिक सोर्सेज से लाइट एंड मॉडरेट इंटेंसिटी की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। However, as the intensity increases during an incremental exercise test, the blood levels of lactate begin to rise in an exponential fashion. जैसे जैसे आपकी इंक्रीमेंटल एक्सरसाइजेज में इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती रहती है एक्सरसाइज की, तो ब्लड के अंदर जो लैक्टेट के लेवल्स हैं वो एक्सपोनेंशियल फैशन के अंदर इंक्रीज़ करते रहते हैं। This appears in untrained subjects around 50% to 60% of VO2 max। यानी VO2 max की पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही 50% या 60% के ऊपर जो अनट्रेंड सब्जेक्ट हैं उनके अंदर ये जो एक्सपोनेंशियल फैशन है में इंक्रीज़ है ब्लड लैक्टेट का वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, जबकि इट अकर्स एट द हायर वर्क रेट्स इन द ट्रेंड सब्जेक्ट्स, यानी 65% to 80% ऑफ द VO2 max। इसकी सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो अनट्रेंड सब्जेक्ट्स होंगे उनमें 50% या 60% के अराउंड जब आप आएंगे तो आपका जो लैक्टेट का लेवल है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, जबकि ट्रेंड सब्जेक्ट्स के अंदर ये जो लेवल है ये थोड़ा बाद में आएगा, डिलेड है, यानी हायर वर्क रेट के ऊपर ये लेवल आएगा आपके ऊपर ट्रेंड सब्जेक्ट्स के अंदर। पहले एक टर्म यूज़ की जाती थी उसको हम एनारोबिक थ्रेशोल्ड बोलते थे, क्योंकि एक डायरेक्ट लिंक है बिटवीन द एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एंड द अपीयरेंस ऑफ लैक्टेट इन द ब्लड। जाहिर सी बात है एनारोबिकली मेटाबोलाइज होगा तो लैक्टेट बनेगा, और जब लैक्टेट बन रहा है तो एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, इस वजह से हमने इसको एनारोबिक थ्रेशोल्ड का नाम दे देते थे पहले। लेकिन अब जो है वो एक न्यूट्रल टर्म यूज़ हुई है विच इज़ नोन एज लैक्टेट थ्रेशोल्ड। प्रीवियस टर्म एनारोबिक थ्रेशोल्ड थी, अब जो टर्म है वो लैक्टेट थ्रेशोल्ड है। अब ये आपको डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आपको बताया गया कि VO2 max के साथ साथ आपकी जो लैक्टेट की कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगी, और हमने ये पढ़ा था कि अनट्रेंड सब्जेक्ट के अंदर 50% to 60% ऑफ VO2 max के ऊपर एक्सपोनेंशियल फैशन में लैक्टेट की जो कंसनट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने स्मूथ वे में इंक्रीज़ हो रही थी कंसनट्रेशन, आहिस्ता आहिस्ता ये कर्व ऊपर जा रही थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये रैपिड इंक्रीज़ हुआ कंसनट्रेशन के अंदर। इसके अलावा लैक्टेट थ्रेशोल्ड के अलावा जो टर्म यूज़ की जाती है उसको हम ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन बोलते हैं। दिस टर्म डिफर्स फ्रॉम द लैक्टेट थ्रेशोल्ड इन वन इम्पॉर्टेंट वे। Rather than describing the blood lactate inflection point, the obla is defined as
exercise intensity at which a specific blood lactate concentration is reached। यानी जो लैक्टेट थ्रेशोल्ड था वो हमें ये बता रहा था कि ब्लड के अंदर लैक्टेट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो आपका ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन है वो हमें ये बताती है कि वो एक्सरसाइज इंटेंसिटी एट विच अ स्पेसिफिक ब्लड लैक्टेट कंसंट्रेशन इज़ रीच्ड, यानी 1 मिली मोल्स पर लीटर ऑफ ब्लड के अंदर जब ब्लड लैक्टेट की कंसंट्रेशन ये हो जाएगी 4 मिली मोल पर लीटर ऑफ द ब्लड, तो फिर वो जो एक्सरसाइज इंटेंसिटी होगी वो आपकी ओब्ला पॉइंट को बताती है। हम यहाँ पर लैक्टेट थ्रेशोल्ड की टर्म ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ये बात सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक सडन इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड के अंदर लैक्टेट की कंसंट्रेशन का ड्यूरिंग द इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज। जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि whether the rise in blood lactate during the incremental exercise is due to lack of oxygen in the working muscle or occurs for some other reason। कि ये जो लैक्टेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होती है विद द इंक्रीज़ इन ड्यूरिंग द इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज, ये आया ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लैक्टेट बन रहा है या कोई और फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द इंक्रीज इन लैक्टेट कंसंट्रेशन। Historically, the raising blood lactate levels were considered an indication of increased anaerobic metabolism within the contracting muscles because of low levels of oxygen in the individual muscle cells। मतलब एक ये जनरल सी बात है ना कि अगर आपके जो लैक्टेट लेवल बढ़ रहे हैं तो इसके बढ़ने का रीज़न ये है कि जो आपके एक्सरसाइजिंग मसल हैं उनके अंदर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ गई है, जिसके रिज़ल्ट में आपके जो लैक्टेट का लेवल है वो ज़्यादा हो गया। और वो बढ़ी इस वजह से क्योंकि उन एक्सरसाइजिंग मसल्स को उतने लेवल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुए। वेदर द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरोवेट और लैक्टेट डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। यानी ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरोवेट होता है या लैक्टेट होता है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर तो ये है कि अगर ग्लाइकोलाइसिस इतने रैपिड स्पीड पर हो रही है, इतनी तेज़ स्पीड पे हो रही है कि ये जो NADH बन रही है इस ग्लाइकोलाइसिस के रिज़ल्ट में ये हाइड्रोजन आयन शटल होना था इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर 50% और 65% ऑफ VO2 मैक्स के ऊपर आपकी एपिनेफ्रीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसके रिज़ल्ट में ग्लाइकोलाइसिस की स्पीड बढ़ जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस की स्पीड बढ़ जाएगी तो NADH ज़्यादा बनेंगे। NADH की स्पीड NADH के प्रोडक्शन की स्पीड जब इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये अपने शटल सिस्टम से बढ़ जाएगी, तो इसने जो शटल करना था यानी ये जो हाइड्रोजन था इसने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शटल सिस्टम के थ्रू आना था। अब जब ये स्पीड शटल से बढ़ गई है तो ये हाइड्रोजन आयन पायरोवेट को दे दिया जाएगा और इस तरह से ये पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द लैक्टेट। इस वजह से हम कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरोवेट होता है या लैक्टेट, किन किन फैक्टर्स के ऊपर। अगर ग्लाइकोलाइसिस बहुत रैपिड स्पीड के ऊपर हो रही है, बहुत तेज़ स्पीड के ऊपर हो रही है, तो जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा वो लैक्टेट होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। हम अभी ये बात कंसीडर ही नहीं कर रहे कि ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल थी या नहीं थी कि वो आपकी एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो सकती। आपकी ग्लाइकोलाइसिस इतनी स्पीड के ऊपर हो रही है कि आपका जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टेट जा रहा है। ये अब सारी बात है कि ग्लाइकोलाइसिस में NADH बनना था, ये NADH से हाइड्रोजन आयन ने शटल होना था इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारा शटल सिस्टम जो है
टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर ये स्पीड तेज़ स्पीड के ऊपर हो रहा है तो ये शटल होने के साथ साथ आपके कुछ हाइड्रोजन आयन पायरुवेट के पास चले जाएंगे और इस तरह से ये लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर ये रिज़ल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट आयन और ये लैक्टेट मॉलिक्यूल, और ये लैक्टेट मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा और इस तरह से लैक्टेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी इन द ब्लड। इसके अलावा हमारे पास एक और फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है, जो कि कंसीडर करना चाहिए। वो क्या है कि जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट को इनटू द लैक्टेट। दिस एंजाइम इज़ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और ये एंजाइम बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एक ही एंजाइम की, उसको हम आइसोजाइम बोलते हैं। जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या है कि पायरुवेट NADH के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ख़ुद लैक्टेट के अंदर चला जाता है। यानी ये NADH अपनी आपकी NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और हमने यही कहा था कि ये NAD फिर से दोबारा से अवेलेबल होगा कि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे थ्रू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। अच्छा जी, अब ये पायरुवेट क्या है, कन्वर्ट हो रहा है इनटू द लैक्टेट वाया द एंजाइम LDH। This reaction is reversible in that lactate can be converted back to the pyruvate under the appropriate condition। ये reversible condition है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स एंड द फास्ट ट्विच फाइबर्स। फास्ट ट्विच फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है, स्लो ट्विच फाइबर्स एंड द फास्ट ट्विच फाइबर्स। नाम से हमें पता चल रहा है कि स्लो होंगे और फास्ट होंगे। Fast fibers are recruited during the intense exercise, rapid exercise, whereas the slow fibers are used during the low intensity activity. LDH isozyme found in the fast fibers have greater affinity for attaching to pyruvate, so promoting the formation of lactate। यानी जो फास्ट फाइबर्स होंगे उनके अंदर LDH आइसोजाइम पड़ा हुआ होगा। ये LDH आइसोजाइम फेवर करेगा कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू द लैक्टेट। ऑन द अदर हैंड जो स्लो फाइबर्स होंगे उनके अंदर जो एंजाइम है वो LDH फॉर्म में पड़ा हुआ होगा, और ये LDH एंजाइम जो है वो प्रमोट करेगा कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू पायरुवेट। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपकी लैक्टेट फॉर्मेशन माइट अकर इन द फास्ट फाइबर्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज सिंपली बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द LDH प्रेजेंट। कि आपका जो मसल है वो किन फाइबर्स से मिलकर बना हुआ है, स्लो फाइबर्स से या फास्ट फाइबर से। अगर तो फास्ट फाइबर्स ज़्यादा एक्टिवेट हुआ में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज तो फिर आपका लैक्टेट ज़्यादा बनेगा। तो फिर हमने यहाँ पे भी देख लिया कि किस तरह से लैक्टेट प्रोडक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे। अर्ली इन द इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज टेस्ट इट इज़ लाइकली दैट द स्लो फाइबर्स आर फर्स्ट कॉल्ड इनटू एक्शन। यानी जब आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे होते हो तो पहले स्लो ट्विच फाइबर्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए हुए होते हैं। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती रहती है आपकी जो मस्कुलर फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। उस इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फोर्स के रिज़ल्ट में आपकी जो मसल फाइबर्स हैं, फास्ट मसल फाइबर्स, वो रिक्रूट होना शुरू हो जाते हैं, यानी अब वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती रहेगी फास्ट एक्टिंग मसल्स फास्ट फाइबर्स जो हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। जब फास्ट फाइबर्स ज़्यादा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे तो लैक्टेट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो हमने देख लिया कि लैक्टेट प्रोडक्शन इज़ अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। फिर से आपके ब्लड के अंदर लैक्टेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और एक्सप्लेनेशन है लैक्टेट थ्रेशोल्ड की, वो ये है कि ये डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिमूवल ऑफ लैक्टेट फ्रॉम द ब्लड ड्यूरिंग द इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज कितना है। ब्लड के अंदर जो एक्सरसाइजिंग मसल से आया हुआ लैक्टेट है वो कितना वापस रिमूव हो रहा है फ्रॉम द ब्लड। When a researcher obtains a blood sample from the subject during an exercise test, the concentration of lactate in that sample is the difference between the rate at which the lactate enters the blood and the rate at which the lactate is removed from the blood. यानी the concentration of lactate in the blood at any given time can be expressed mathematically in the following way. ब्लड की अंदर लैक्टेट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है टू द लैक्टेट एंट्री इनटू द ब्लड माइनस लैक्टेट रिमूवल फ्रॉम द ब्लड।
कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट एंटर हो रहे हैं एट अ टाइम इन द ब्लड और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ द लैक्टेट रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द ब्लड. Rise in the blood lactate concentration can occur due to either increase in lactate production or decrease in lactate removal. ये सारा बैलेंस ख़राब होगा, या अगर तो ये वाली एक चीज़ ख़राब हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा लैक्टेट अंदर आ रहे हैं, या फिर ज़रूरत से कम लैक्टेट रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द ब्लड. इस बैलेंस के ख़राब होने की वजह से आपका लैक्टेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है. हमें एविडेंस ये बताता है कि ये दोनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट इन द ब्लड. इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हैं. लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी और उसके रिज़ल्ट में आपका जो लैक्टेट का थ्रेशोल्ड है, ये लैक्टेट की कंसंट्रेशन वो इंक्रीज़ हो जाएगी. इसी तरह से एपिनेफ्रीन, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एपिनेफ्रीन इंक्रीज़ हो जाती है. एपिनेफ्रीन इंक्रीज़ होती है तो ग्लाइकोलाइसिस की स्पीड बढ़ जाती है, जिसके रिज़ल्ट में हमने देखा था कि लैक्टेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ये था कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी. ये दोनों फैक्टर्स थे. ऑक्सीजन तो अवेलेबल है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये अपने अपने काम पर हो रहे हैं. एंड द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द लैक्टेट रिमूवल, ये सारे चारों फैक्टर्स हैं जो आपके लैक्टेट थ्रेशोल्ड को कंट्रीब्यूट करते हैं. अगला हमारा प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ लैक्टेट थ्रेशोल्ड, कि हम लैक्टेट थ्रेशोल्ड को जो आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो किस लिए यूज़ करते हैं. स्पोर्ट परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए और इसी तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्लान करने के लिए हम जो साइंटिस्ट हैं या जो फिजिशियंस हैं वो लैक्टेट थ्रेशोल्ड को फाइंड आउट करते हैं. अच्छा जी, इसी तरह से लैक्टेट थ्रेशोल्ड serve as a guideline for the coaches and the athletes in planning the level of exercise intensity needed to optimize the training results. ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.